नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त चेतन भोला और आप देख रहे हैं भोला मैकटेक। आज की इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो होगा पिछले हफ्ते में जितने भी अच्छे क्वेश्चंस आए उन सबको मैंने आज इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करी है। तो प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने जरिए शेयर तो कर ही सकते हो। इस हफ्ते बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत ही ज्यादा अच्छे कमेंट्स मिले मुझे मेरी वीडियोस में। थोड़े नेगेटिव कमेंट थोड़े कम थे, पॉजिटिव कमेंट्स बहुत ही ज्यादा थे, जैसा मतलब यूजुअली होता है उससे ज्यादा थे इस बार। तो बहुत ही अच्छा लगा मेरे को कमेंट सेक्शन को पढ़ के और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो आज उनको लेते हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को। बहुत कुछ मजा आने वाला है आपको इस वीडियो में। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है मनीषा यादव की तरफ से। उन्होंने पूछा है, सर माय डिस्प्ले इंडिकेटर शोज लो प्रेशर इंजन ऑयल वाला वार्निंग लाइट उनका आता है, तो हाउ कैन वी रिपेयर। सो लो प्रेशर इंजन ऑयल वैसे तो एक सीरियस इश्यू है जिसको हमेशा चेक करना चाहिए, क्योंकि लो प्रेशर या तो आपका इंजन ऑयल कम हो गया होगा जिसकी वजह से जो जितना प्रेशर क्रिएट होना है वो प्रेशर क्रिएट नहीं कर पा रहा है, और क्रिएट कर पा रहा है तो इतना सफिशिएंट ऑयल नहीं है। तो क्या होता है कि जब भी आपकी क्रैंकशाफ्ट की बेरिंग्स होती है उन सबको एक प्रेशर चाहिए होता है, एक मिनिमम प्रेशर जिसपे वो अच्छे से काम कर पाती है। तो अगर वो प्रेशर कम रहा तो कहीं ना कहीं आपका इंजन सीज हो सकता है। तो इसलिए आपको सबसे पहले, अगर ऐसा कभी वार्निंग लाइट आती है, सबसे पहले डिपस्टिक निकाल के अपना इंजन ऑयल का लेवल चेक कर लो। हो सकता है वहां पे आपका लेवल कम हो जिसकी वजह से ऐसा कुछ वार्निंग लाइट आ रही हो, तो प्लीज जाके सबसे पहले वो चेक कर लो। अगला जो क्वेश्चन है वो है अल्तामाश खान की तरफ से, सर इंजन का टाइमिंग का फॉर्मूला क्या है, प्लीज डिटेल्स में बताइए, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज सर। तो अगर आप टाइमिंग गियर की बात कर रहे हैं किस रेशियो से चलता है, क्योंकि टाइमिंग का फॉर्मूला ऐसा मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं। एक मैंने वॉल टाइमिंग डायग्राम के ऊपर पहले वीडियो बनाई हुई है, आप चाहें तो वॉल टाइमिंग डायग्राम बाय भोला लिख सकते हैं तो आपको मिल जाएगी वाली वीडियो। और अगर टाइमिंग गियर की बात करें तो मैं बता देता हूँ, जो भी क्रैंकशाफ्ट की टाइमिंग होती है, जैसे क्रैंकशाफ्ट क्या होती है, वो एक साइकिल मतलब 4 बार पिस्टन को ऊपर, पहले नीचे फिर ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर, मतलब ये 4 बार मूवमेंट हुआ। तो इसके चक्कर में क्रैंकशाफ्ट को 2 बार चक्कर लगाने पड़ते हैं, लेकिन इतनी देर में सिर्फ कैम शाफ्ट को सिर्फ एक चक्कर लगाना होता है। तो इन दोनों के बीच में जो गियर रेशियो रखा जाता है वो होता है 2:1, मतलब ये जब 2 चक्कर लगा लेगा तो वहां पे वो 1 चक्कर लगाएगी कैम शाफ्ट। तो इसका जो रेशियो होता है 2:1। बाकी अगर आप कुछ और पूछना चाहते हो तो थोड़ा और क्लियर कर दो। ये वाली चीज मैं सबके सामने इसलिए बता रहा हूँ तो शायद आपको लिए नॉलेजेबल होगी ये वाली बात की क्रैंक शाफ्ट 2 बार घूमती है, उसी के मुकाबले उतनी ही साइकिल के लिए, मतलब एक साइकिल के लिए क्रैंकशाफ्ट को 2 बार घूमना पड़ता है और कैमशाफ्ट को सिर्फ 1 बार घूमना होता है। तो इसके बीच में 2:1 का रेशियो रहता है। अगला जो क्वेश्चन है वो अर्पित त्रिपाठी की तरफ से। वो पूछ रहे हैं, भाई बार बार ब्रेक यूज करने से क्लच प्लेट भी घिसती है। क्लच प्लेट नहीं घिसती है ब्रेक यूज करने से, लेकिन बार बार क्लच दबाने से जरूर क्लच प्लेट घिस जाती है। और अगर आप ब्रेक को दबाते हैं तो कहीं ना कहीं जो भी, मतलब अगर आप क्लच को नहीं छेड़ रहे हो बिल्कुल भी, तो पूरा का पूरा कनेक्शन बना रहता है इंजन और ट्रांसमिशन का, तो इसलिए क्लच प्लेट नहीं घिसती है। लेकिन जैसे आप क्लच दबाते हो तो वो जब थोड़ा बहुत भी फ्री मोशन होता है तो वहां पे घिसने लग जाती है। अगला जो क्वेश्चन है वो है अर्पित त्रिपाठी की तरफ से ही, जो उन्होंने पूछा है, जब हम कार में अचानक ब्रेक लगाते हैं तो ट्रांसमिशन सिस्टम एंड इंजन में क्या फर्क पड़ता है। जब अचानक से ब्रेक लगाते हो तो क्या होता है, सबके पास, जैसे ट्रांसमिशन के पास अपना एक खुद का मोमेंटम है और इंजन के पास अपना एक खुद का जो फ्लाईव्हील की वजह से उसका मोमेंटम है। तो जब आप ब्रेक लगाते हो और आपने क्लच नहीं दबाया और कुछ नहीं दबाया, क्योंकि क्लच दबाते हो तो इंजन तो कम से कम फ्री हो जाता है, और अगर आप न्यूट्रल लगा देते हो तो आपका ट्रांसमिशन फ्री हो जाता है। लेकिन अगर आपने क्लच भी नहीं दबाया है और आपने न्यूट्रल भी नहीं लगाया है तो इससे क्या होगा कि आपका जितना भी ड्राइविंग वाली चीजें वो सारी की सारी चलती रहेंगी, लेकिन चलते टाइम उनके ऊपर जब ब्रेक लगेगी तो उनका जो मोमेंटम ऑफ इनर्शिया है, सारे जैसे कोई शाफ्ट घूम रही है तो वो शाफ्ट घूमने की कोशिश करती रहेगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वजह से। तो उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वजह से उसमें थोड़ा सा तो जर्क आएगा, और वो वाला जर्क जो भी है वो सारा का सारा ब्रेक एफर्ट में ही लग रहा होगा, तो ब्रेक एफर्ट का और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो इसमें ज्यादा कोई चिंता वाली बात नहीं है कि कुछ टूटने वूटने का डर नहीं होता है, लेकिन हाँ फिर भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वजह से वो लोग थोड़े अपने मोमेंट में ही रहते हैं, तो उसका थोड़ा सा इफेक्ट ब्रेकिंग एफर्ट्स पे पड़ जाता है। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है आरडी थिंड की तरफ से। उन्होंने पूछा, क्या फ्लाईव्हील कनेक्ट या डिस्कनेक्ट भी होता है इंजन से ड्यूरिंग प्रोसेस। फ्लाईव्हील तो इंजन से हमेशा कनेक्टेड रहता है, लेकिन क्लच कनेक्ट भी होती है, डिस्कनेक्ट भी होती है प्रोसेस की तरफ। और फ्लाईव्हील दोबारा कैसे एनर्जी रिवर्ट करता है इंजन को, ये समझ नहीं आया। देखो फ्लाईव्हील क्या होता है कि जो फ्लाईव्हील है वो हमेशा कनेक्टेड रहता है। अब फ्लाईव्हील को एक तरह से मान लो कि एक पहिया अगर आप रोड पे घुमाते हो और थोड़ी देर उसको घुमा देते हो, लेकिन वो थोड़ी देर बाद खुद से घूमता रहता है कुछ देर तक। तो इसी तरह से इसका मतलब जब आप उस पहिए को घुमा रहे हो तो उसके अंदर कुछ एनर्जी स्टोर हो गई जो उसे थोड़ी देर आगे तक चलाने के लिए रख
रही है। तो ऐसे कुछ फ्लाईव्हील है। जब इंजन चलता है तो पहले वो इंजन फ्लाईव्हील को घुमाता है, लेकिन जब इंजन बंद हो जाता है तो फ्लाईव्हील में कुछ एनर्जी स्टोर होती है जिसकी वजह से वो फ्लाईव्हील घूमता रहता है, और जब वो घूमता रहता है तो थोड़ी देर वो जो इंजन है उसको पावर देता रहता है। तो जो बाकी 3 स्ट्रोक होते हैं, इनटेक, सक्शन और एग्जॉस्ट स्ट्रोक, इन तीनों स्ट्रोक में फ्लाईव्हील की एनर्जी काम आती है। तो यही काम है बस इसका, ये इसी तरह से एनर्जी स्टोर करती है। अगला क्वेश्चन है यादव संतोष कुमार की तरफ से, भोला सर 1 सिलेंडर इंजन में हेड एंड पिस्टन के बीच का डिस्टेंस मेजरमेंट कितना और कैसे निकालते हैं? जो ये चीज इंजन जो हेड का जो मतलब जो हेड होता है आपका, उसके और पिस्टन के बीच में जो डिस्टेंस है वो वेरिएबल होता है। मतलब वेरिएबल भी इस तरह से कि डीजल में अलग होगा और पेट्रोल में अलग होगा, बस ये वाला वेरिएबल, मतलब ऐसा नहीं कि सारे इंजनों में सेम रहे, ऐसा नहीं है। तो और उसके बाद ये कैपेसिटी पे भी डिपेंड करता है, आपके इंजन के डिजाइन पे भी डिपेंड करता है। मेन चीज क्या होती है कि आपको कितना उसका कंप्रेशन रेशियो रखना है, मतलब आपको कितने अमाउंट ऑफ, मान लो इतना बड़ा गैस है उसको कितना छोटा करना है, इतना छोटा करना है, इससे भी ज्यादा छोटा करना है, कितनी हद तक उसे कंप्रेस करना है। डीजल में ज्यादा कंप्रेस करना होता है तो उसका क्लियरेंस, जो हेड के साथ क्लियरेंस है, उसके जो हेड के साथ जो डिस्टेंस है पिस्टन का, वो कम रखना पड़ेगा। लेकिन वही पेट्रोल की बात करें तो उसका जो कंप्रेशन रेशियो है वो थोड़ा कम होता है, तो उसके लिए थोड़ा सा हम ज्यादा डिस्टेंस रखते हैं। तो ये जो डिस्टेंस है ये पूरा का पूरा उस चीज पर डिपेंड करता है कि आपको कितना कंप्रेशन रेशियो रखना है, उस हिसाब से डिस्टेंस को कैलकुलेट करके उसके हिसाब से रखा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है साई प्रसाद की तरफ से, इन्होंने पूछा है हर एक बाइक का साउंड अलग अलग क्यों आता है? होंडा, हीरो, टीवीएस, बजाज, डुकाटी, R15। देखो जब इंजन की बात आती है तो जैसे जैसे इंजन बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे ऑब्वियसली साउंड बढ़ती चली जाती है। जब आप बहुत बड़े बड़े व्हीकल्स की बात करो तो उसकी थोड़ी साउंड ज्यादा होती है, लेकिन वहीं आप बात करें कि कुछ जैसे 100 सीसी की बाइक्स होती है उनमें भी थोड़ी थोड़ी साउंड में फर्क होता है। तो वो इस वजह से कि मैं जिस तरह से अपना साइलेंसर डिजाइन करूंगा, जिस तरह से मैं अपना इंजन डिजाइन करूंगा, वो उसकी आवाज अलग होगी। अगर मेरे ऐसा सेम कोई बना लेगा तो उसकी आवाज सेम रहेगी, लेकिन कोई अगर थोड़ा बहुत भी उसमें डिजाइन मॉडिफिकेशन करता है तो फिर उसकी आवाज थोड़ी सी अलग हो जाएगी। मान लो मेरा साइलेंसर है, साइलेंसर में मैंने उसको बीच में से और ज्यादा होल्स बना दिए उसके अंदर, तो उसमें और ज्यादा आवाज आएगी, और तरह की आवाज आएगी, ज्यादा या कम का नहीं कह सकते, अलग अलग तरह की आवाज आने लग जाती है। तो इस मतलब मेन चीज होती है कि आपने किस तरह से उसको डिजाइन किया। अगर सेम डिजाइन करोगे तो सेम आवाज आएगी, अलग डिजाइन करोगे तो अलग आवाज आएगी। अगला जो क्वेश्चन है वो पंकज सिंह की तरफ से, इन्होंने पूछा है सर प्लीज टेल मी ईजीआर को कैसे पता लगता है कि जो गैस है वो जली नहीं है और यही गैस मुझे वापस कंबशन चैम्बर में डालनी है। ईजीआर की अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो जाके देख लो, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो ईजीआर में क्या होता है कि जो भी गैसेस बाहर निकल रही होती है उस गैसेस को वापस डाल दिया जाता है, जिससे कि जो उसमें अनबर्न गैसेस रह गई हैं वो अच्छे से जलें और पूरा का पूरा उनको ऑक्सीडेशन हो जाए, फिर वो बाहर निकले। तो ईजीआर को पता नहीं चलता है कि कौन सी गैसेस जल गई हैं कौन सी नहीं जली हैं, वो सेपरेट नहीं करता है उनको। वो जितनी भी गैसेस निकल रही हैं उनका कुछ पोर्शन, मतलब मेरे को एग्जैक्टली अभी याद नहीं कि कितना पोर्शन जाता है, लेकिन कुछ पोर्शन उसका फिर से वापस इंजन के अंदर डाल दिया जाता है, बिना ये सोचे कि वो वाला पोर्शन जला या नहीं जला, क्योंकि पूरे की पूरी गैसेस तो मिक्स हैं। उसी के अंदर कुछ परसेंटेज ऑफ गैसेस जो होंगी वो जली हुई होंगी, कुछ परसेंटेज नहीं जली होंगी। तो जब हम ये पूरा मिक्सचर को वापस डालते हैं तो जो नहीं जली है वो पूरी जल जाएंगी, जो जल चुकी है वो तो पहले ही जल चुकी है, तो उनका तो कुछ होगा नहीं। तो इस वजह से कुछ परसेंटेज जो है वो पूरा को पूरा डायरेक्टली डाल देते हैं, उसके बाद खुद ही कंबशन होके पूरा ऑक्सीडेशन होकर निकल जाती है गैसेस। सो अगला क्वेश्चन है श्याम वर्मा की तरफ से, उन्होंने पूछा है क्या हम ओबीडी मीटर से किलोमीटर चेंज कर सकते हैं? ओबीडी जो स्कैनर होता है ये पूछना चाहते हैं क्या उससे हम किलोमीटर चेंज कर सकते हैं। ऐसा मेरे पास बहुत बार डाउट आया है, लोगों ने पूछा है कि क्या ओबीडी स्कैनर से हम किलोमीटर के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, आप किलोमीटर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। ओबीडी बस आपको डेटा दे सकता है, आप उसके थ्रू कुछ ज्यादा चीजें चेंज नहीं कर सकते उसके अंदर। अगला जो क्वेश्चन है लाल जी ठाकुर की तरफ से, मेरे पास सेंट्रो जिंग एक्सेल कार है, मैं जब गाड़ी स्टार्ट करता हूं तो सुबह में तो साइलेंसर से धुआं निकलता है और बाद में गाड़ी 3 किलोमीटर चलने के बाद धुआं बंद हो जाता है। मैं बताता हूँ इसका रीजन। सर्दियों में क्या होता है कि जो भी गाड़ियां हैं वो इंजन शुरुआत में जब आप चलाते हो तो उसका जो टेम्परेचर है वो एम्बिएंट टेम्परेचर या फिर उसके लिए फेवरेबल टेम्परेचर नहीं होता कि कंबशन बहुत अच्छा हो जाए। तो इस वजह से क्या होता है उस टाइम पे कंबशन बहुत अच्छे से नहीं होता, तो जो भी अनबर्न पार्टिकुलेट मैटर जो भी पॉल्यूशन वो थोड़ा ज्यादा कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से धुआं आपको ज्यादा दिखता है। लेकिन जैसे जैसे आप चलाते हो उसको, जितने लॉन्ग रनिंग में चलाओगे उतनी थोड़ी देर बाद क्या होगा, आपका वो जो धुआं है वो निकलना बंद हो जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा फ्यूल बहुत अच्छे से जल रहा होगा, क्योंकि उसके बाद वो एक ऐसे टेम्परेचर पे पहुंच गया होगा जहां पे फ्यूल बहुत आसानी से जल जाए। तो ये एक रीजन है जिसकी वजह से धुआं जो है वो थोड़ी देर बाद दिखना बंद हो जाता है।
अगला जो क्वेश्चन है वो है रमन कुमार की तरफ से, ईसीएम और ईसीयू क्या सेम है या फिर अलग है? तो ये बहुत बार क्या होता है, लोग कंफ्यूज जाते हैं ईसीएम और ईसीयू। ईसीयू का मतलब होता है इंजन कंट्रोल यूनिट और ईसीएम का मतलब होता है इंजन कंट्रोल मॉड्यूल। दोनों बिल्कुल सेम चीज है, इसमें कोई फर्क नहीं है, बस नाम नाम का फर्क है। अगला जो क्वेश्चन है वो है फिक्सिट की तरफ से। उन्होंने पूछा भाई मेरे प्लेजर का रियर व्हील जाम हो गया है और सेंटर स्टैंड पर ही स्टार्ट होती है, अगर स्टैंड से उतार लेते हैं तो रियर व्हील रुकने पर इंजन भी बंद हो जाता है, क्या प्रॉब्लम है? तो क्या है कि जो स्कूटियां होती हैं उसके अंदर है ना सीवीटी लगी होती है, तो जो इंजन है वो डायरेक्टली व्हील्स के कांटेक्ट में होता है। और अगर आपने बेल्ट छोटी लगा दी हो या फिर कुछ बेल्ट के अंदर कुछ प्रॉब्लम हुई होगी जिसकी वजह से आपकी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, जिसकी वजह से मेरे को लग रहा है कि जो पुली होती है ना आगे और पीछे की, उन दोनों पे आपकी बेल्ट चिपक गई है, जिसकी वजह से इंजन भी चल रहा है और पूरा का पूरा व्हील साथ ही साथ चल रहा है। बेशक आपने रेस ज्यादा दी है कम दी है, तो वो चिपक के बैठ गई है, तो इसलिए आपको एक बार खोल के चेक करानी पड़ेगी। बेल्ट में मोस्ट प्रोबेबली प्रॉब्लम होगी, तो बेल्ट को ठीक कराना होगा। तो आज की वीडियो के क्वेश्चंस यही थे और बहुत ही ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस थे। उम्मीद करता हूं आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। अगर कुछ भी जानने को मिला है, कुछ अच्छा लगा है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में तो जरूर बताइए और वीडियो को अपने दूसरे शेयर जरूर करिए, जिससे कि वो भी कुछ अच्छी चीजें जान ले। तो कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो मोस्ट वेलकम। इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे मुझसे पूछ लीजिए, मैं उधर जल्दी रिप्लाई कर देता हूँ, वरना यहाँ पे तो फिर ऐसे या फिर कमेंट्स में ही रिप्लाई होते हैं। तो इंस्टाग्राम या फेसबुक पे मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो, वहां पे आराम से बात करते हैं। तो लेट्स मीट ओवर देयर। और अगली वीडियो बहुत ही अच्छी आने वाली है, तो उसके लिए भी वेट करो। धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियोस को देखने के लिए। ये मेरी वीडियोस को देखते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, बस इतना तो चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।